हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोर्टेबल जनरेटर के बारे में। साथ ही में हम देखने वाले हैं कि इस पोर्टेबल जनरेटर में हमें कौन से हज़ार्ड का सामना करना पड़ सकता है और उसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं पोर्टेबल जनरेटर के बारे में। पोर्टेबल जनरेटर्स में इंटरनल कंबशन इंजन होता है जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए किया जाता है। ये जो पोर्टेबल जनरेटर है इसका खास तौर से जो इस्तेमाल है जहाँ पर टेम्पररी या फिर रिमोट इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है वहाँ पर इस जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो भी काफ़ी हज़ार्डस है। तो चलिए जानते हैं कि हमें पोर्टेबल जनरेटर में कौन से हज़ार्ड का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहला हज़ार्ड है इलेक्ट्रिक शॉक एंड इलेक्ट्रिकेशन, जो पावर का इम्प्रॉपर यूज़ करके हो सकता है या फिर जो अदर इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसको एक्सीडेंटली एनर्जाइज करने से भी ये हज़ार्ड क्रिएट होता है। फिर उसके बाद का हज़ार्ड आता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो जनरेटर के एग्जॉस्ट से निकलता है। फिर उसके बाद का हज़ार्ड आता है फायर, यानी कि आग लगना। और ये जो हज़ार्ड है ये जनरेटर में जब भी आप प्रॉपर तरीके से रिफ्यूलिंग नहीं करते हो तो फायर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही में जनरेटर में लगने वाला जो भी फ्यूल है उसको अगर हम प्रॉपरली स्टोर करके अगर नहीं रखेंगे तब भी फायर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद का हज़ार्ड आता है नॉइज़ एंड वाइब्रेशन। तो ये जो सारे हज़ार्ड्स है ये पोर्टेबल जनरेटर में इन्वॉल्व होते हैं। चलिए अब जानते हैं कि इसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिक शॉक एंड इलेक्ट्रिकेशंस, यानी कि इस हज़ार्ड से बचने के लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, आइए देखते हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि जनरेटर को आपको डायरेक्टली अटैच नहीं करना है जो भी स्ट्रक्चर की इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। और ये कब तक नहीं करना है कि जब तक आपके पास जो क्वालिफाइड इलेक्ट्रीशियन है वो जनरेटर को प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं करता और उसमें ट्रांसफर स्विच नहीं लगाता। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसको आपको जनरेटर में डायरेक्टली प्लग करना है और उसके लिए आपको जो भी मैन्युफैक्चरर्स सप्लाई कॉर्ड्स हो या फिर एक्सटेंशन कॉर्ड्स हो उसी का ही इस्तेमाल करना है। कॉर्ड का इस्तेमाल करने से पहले आपको उसको अच्छे से इंस्पेक्ट करना है और उसमें देखना है कि कहीं वो डैमेज तो नहीं है या फिर कटा तो नहीं है। फिर उसके बाद है कि डैमेज वाले जो भी एक्सटेंशन कॉर्ड्स है उसका आपको इस्तेमाल नहीं करना है। फिर उसके बाद है कि जो भी कॉर्ड्स है उसमें आपको इंश्योर करना है कि उसके ऊपर प्रॉपरली रेटेड कैपेसिटी लिखी हुई है, यानी कि वो कितने वैट का है या फिर कितने एम्पियर का है जिसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो उसमें लिखा होना चाहिए। फिर उसके बाद है कि जो कॉर्ड्स है वो अगर अंडर रेटेड है यानी कि उसके ऊपर कोई भी रेटेड कैपेसिटी नहीं है तो ऐसे कॉर्ड्स को आपको इस्तेमाल नहीं करना है, मतलब उसको आपको रिप्लेस करना है और ऐसे कॉर्ड्स लाना है कि जिसके ऊपर रेटेड कैपेसिटी लिखी हुई हो। फिर उसके बाद है कि जनरेटर को आपको ओवरलोड नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से जो जनरेटर है वो ओवरहीट हो जाएगा और उसके कारण फायर हज़ार्ड क्रिएट हो सकता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि आपको GFCI का इस्तेमाल करना है, यानी कि ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर्स का आपको इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद आपको देखना है कि जो जनरेटर है वो प्रॉपरली ग्राउंडेड है और वो जो ग्राउंडिंग कनेक्शन है वो प्रॉपरली टाइट किया हुआ है। और प्रॉपर ग्राउंडिंग मेथड्स के लिए आपको कंसल्ट करना है जो भी मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शन है उसको। फिर उसके बाद है कि जो जनरेटर है उसको आपको ड्राई प्लेस में ही रखना है, मतलब आपको उस जनरेटर को रेनी कंडीशंस हो या फिर वेट कंडीशंस हो वहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको ज़रूरत है कि उस जनरेटर का आपको इस्तेमाल करना ही है तो उस जनरेटर के ऊपर आपको कैनोपी लगाना है। फिर उसके बाद है कि अगर आप वेट कंडीशन में हो या फिर पानी में स्टैंडिंग कंडीशन में हो तो उस कंडीशंस में आपको जनरेटर्स की जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट सिस्टम है उसको मैनिपुलेट नहीं करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वो अगर पानी में सबमर्ज अगर हो गया है तो उस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, मतलब वो जो इक्विपमेंट है वो पूरी तरीके से ड्राई होने चाहिए और प्रॉपरली इवैल्यूएटेड होने चाहिए उसका इस्तेमाल करने से पहले। तो इस तरीके से हम जो इलेक्ट्रिक शॉक और इलेक्ट्रिकेशन हज़ार्ड है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उसके बाद का जो हमने हज़ार्ड देखा था वो था कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। तो चलिए अब जानते हैं कि इस हज़ार्ड को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जनरेटर को आपको इंडोर्स हो या फिर इनक्लोज जो स्पेसेस होती है वहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे कि गैरेजेस हो, क्राउल स्पेसेस हो या फिर बेसमेंट्स हो, वहाँ पर इसका इस्तेमाल नहीं करना है।
फिर उसके बाद आपको मेक श्योर करना है कि जनरेटर के जो भी साइड्स है, यानी कि जनरेटर के जो भी चारों साइड्स है, वहाँ से 3 से 4 फीट तक क्लियर स्पेस होनी चाहिए। और जनरेटर के ऊपर आपको इंश्योर करना है कि वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जनरेटर को आपको आउटडोर्स में इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप प्लेसमेंट डोर के नज़दीक करते हो या फिर विंडो के नज़दीक करते हो या फिर जो भी वेंट्स है उसके अगर नज़दीक करते हो तो, क्योंकि ऐसा करने से वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो वहाँ पर इंटर होगा और उस एरिया में बिल्डअप होके वहाँ की जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाइड करेगा। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि अगर आपको या फिर अदर्स जो भी पर्सन्स है उसको अगर सिम्टम्स है इस कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से, जैसे कि डिजीनेस हो, सर दर्द हो, वोमिटिंग हो या फिर टाइडनेस हो, ऐसे अगर लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको इमीडिएटली फ्रेश एयर में जाना है और देखना है कि मेडिकल अटेंशन आपको कहाँ पर मिल सकता है। और उस एरिया में आपको री एंटर नहीं करना है जब तक कोई ट्रेन बंदा उसको डिटरमाइन नहीं करता कि वो सेफ है। तो ये जो सारे पॉइंट्स है ये आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इसी की वजह से हम कार्बन मोनोऑक्साइड से होने वाला जो भी खतरा है उससे बच सकते हैं। फिर उसके बाद का हमने हज़ार्ड देखा था, वो था फायर हज़ार्ड। तो चलिए अब जानते हैं कि इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि जब भी जनरेटर रनिंग कंडीशंस में रहता है तो वो गर्म हो जाता है और वो स्टॉप करने के बाद भी ज़्यादा देर तक गर्म रहता है। और जनरेटर के जो भी फ्यूल्स है, जैसे कि गैसोलीन हो या फिर केरोसिन हो, वो अगर जो गर्म इंजन पार्ट्स है उसके ऊपर अगर स्पिल हो गए तो उसकी वजह से इग्नाइट हो सकता है, यानी कि आग भी लग सकती है। तो उसमें आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आपको जनरेटर में रिफ्यूलिंग करना हो तो रिफ्यूलिंग करने से पहले उस जनरेटर को आपको शट डाउन करना है और शट डाउन होने के बाद आपने उस जनरेटर को ठंडा होने देना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जो गैसोलीन है या फिर अदर जनरेटर जो भी फ्यूल्स है, जैसे कि केरोसिन हो, उसको आपको अच्छे से स्टोर करके रखना है और प्रॉपरली उसको ट्रांसपोर्ट करना है, और वो भी अप्रूव कंटेनर्स में ही, जो प्रॉपरली डिज़ाइन होना चाहिए और उसके ऊपर मार्क होना चाहिए कि उसके अंदर कौन सा कंटेंट है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जो भी फ्यूल कंटेनर्स है उसको आपको जो भी फ्लेम प्रोड्यूसिंग या फिर हीट जनरेटिंग जो भी डिवाइसेस है उससे आपको दूर रखना है। जैसे कि जनरेटर से आपको दूर रखना है, वाटर जो हीटर्स है उससे दूर रखना है, सिगरेट से दूर रखना है, लाइटर से दूर रखना है और मैचेस से भी आपको उसको दूर रखना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जहाँ पर फ्यूल कंटेनर्स है वहाँ पर आपको या फिर उसके इर्द गिर्द आपको स्मोक नहीं करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जनरेटर का जो भी फ्यूल्स है उसको आपको घर में स्टोर करके नहीं रखना है, मतलब आपको उस फ्यूल्स को लिविंग एरिया से बहुत दूर स्टोर करके रखना है। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इसी की वजह से हम फायर हज़ार्ड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उसके बाद का हमने हज़ार्ड देखा था नॉइज़ एंड वाइब्रेशन हज़ार्ड। तो चलिए अब जानते हैं कि इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों जनरेटर का जो इंजिन्स होता है वो वाइब्रेट होता है और नॉइज़ को क्रिएट करता है, और बहुत ज़्यादा नॉइज़ और वाइब्रेशन की वजह से हेयरिंग लॉस का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है और साथ ही में फटीग भी हो सकता है, जो आपके जॉब परफॉर्मेंस के ऊपर अफेक्ट करता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जो जनरेटर्स है उसको आपको जितना हो सके उतना वर्क एरिया से और जो गैदरिंग स्पेसेस एरिया है उससे दूर रखना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जनरेटर को अगर आप वर्क एरिया से ज़्यादा दूर नहीं रख सकते तो वहाँ पर आपको हेयरिंग प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना है, यानी कि एयर प्लग या फिर एयर मफ का आपको इस्तेमाल करना है। तो ये जो सारे पॉइंट्स है ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसी पॉइंट्स की वजह से हम इस नॉइज़ और वाइब्रेशन हज़ार्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि पोर्टेबल जनरेटर में कौन से हज़ार्ड हो सकते हैं और उसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।